So hello everyone, welcome to Civil Step. I am Lisha, physics teacher at Civil Step. So in today's lecture, what we are going to discuss is basically the previous year question of HP TAT non-medical physics part. ओके तो हम लोगों ने दिसंबर का 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया था. इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग we will be basically solving June 2023 paper of HP TAT non-medical and that too physics part only. ठीक है. सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे. ठीक है. सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विजिबल ऑन स्क्रीन इज which force is applicable for extracting cream from milk. ठीक है, which force is applicable for extracting cream from milk. अगर आपको मिल्क में से क्रीम को सेपरेट आउट करना है तो कौन सा फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज इट फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नन? इनमें से कुछ भी नहीं. देखो, जब आप क्रीम को सेपरेट करते हो मिल्क में से तो क्या किया जाता है? जब मक्खन निकालते हो घर पे, वो कैसे निकालते हो? या तो ग्राइंडर दबाते हो, है ना, वो बड़ी तेजी से उसको घुमाता है, या फिर ऐसे, है ना, एक स्टिक सी होती थी वुडन, उसको ऐसे ऐसे करते थे, बड़ी तेजी से मिल्क घूमता था, है ना. तो उसमें जो घूमता है तो हम लोगों को लगता है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन जब आप उसको घुमाते हो तो जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से दूर भागते हैं, सेंटर से दूर भागते हैं. तो उनके ऊपर कोई फोर्स तो लग रहा है ना जो उनको दूर कर रहा है, वहाँ से सेंटर से दूर भगा रहा है. और सेंटर से दूर अपोजिट लेके जाने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पार्टिकल्स दूर भागते हैं सेंटर से. ठीक है. और याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड जितना ही है. जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी mv²/r ही है. ठीक है. बस फर्क इतना होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? उसको उससे दूर लेके जाता है. ठीक है. दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है. ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. इसकी डिटेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जाएंगी. अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, फिर किसी दिन इस पे वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगल एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, नेक्स्ट. अब पूरे पेपर में ना मुझे जो लगता है यही एक क्वेश्चन था जो सॉल्व करने वाला था, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी तो एज इट इज है. ठीक है. तो अब क्वेश्चन क्या है? अ 220 वोल्ट 100 वॉट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब इज. ठीक है. एक 220 का वोल्ट का बल्ब है. ठीक है. वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है, और पावर कितनी लेता है? 100 वोल्ट पे वो ऑपरेट होता है. अब उसको 220 वोल्ट्स की बजाय 110 वोल्ट्स पे लगाया गया, तो अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये निकालना है. ठीक है. सो नाउ यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज इज P इज इक्वल्स टू V²/R. P इज इक्वल्स टू V²/R फॉर्मूला होता है. अब अगर आप मान लो, अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो अगर उसका रेजिस्टेंस R है, अगर आप उसको 110 से कनेक्ट कर दोगे, क्या उसके रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाएगा? क्या रेजिस्टेंस तो 110 जो R था तो वो तो R ही रहेगा, है ना. सो रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो यही चीज़ का मैं यूज़ करूंगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, मैं P इज इक्वल्स टू V²/R 2 बार अप्लाई करूंगी. एक बार जो मुझे रेटिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं R निकालूंगी. अब R अगर मेरा निकल गया रेजिस्टेंस, वोल्टेज चेंज भी हो जाए तो रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, रेजिस्टेंस वही रहेगा, राइट. सो R क्या आ जाएगा यहाँ से? V²/P. मेरी वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट. मेरी पावर कितनी है? 100. तो ये जब आप सॉल्व करोगे आएगा 484 ओम आ जाएगा. ठीक है. कैलकुलेट तो हम कर लेंगे इसको. अब मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लगाऊंगी P इज इक्वल्स टू V²/R, क्योंकि मुझे अभी भी पावर ही निकालनी है ना. और मुझे वोल्टेज अब कितनी गिवन है? 110 वोल्ट. तो मैं यहाँ 110 पुट कर दूंगी. R मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसे अब मैं कैलकुलेट कर लूंगी. ठीक है. क्योंकि R इज नॉट गोइंग टू चेंज ना. समझ रहे हो आप सब?
R is not going to change. ठीक है, so when you are going to calculate it, your answer is going to be D, 25 watt. ठीक है, और अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन छोड़ देती हूँ, मैं आपको हर बार बोलती हूँ आप लोगों ने कैलकुलेट इसे पूरा करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पेपर में सॉल्व हो जाएगा, बट फिर हम कैलकुलेशन में ही गलती करके आते हैं. ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को पॉज करोगे, उसे सॉल्व करके देखोगे, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The area under velocity time graph represents. velocity time graph के अंडर जो एरिया आता है वो हमें क्या देता है? क्या वो हमें वेलोसिटी देगा, क्या वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, या वो हमें एक्सेलरेशन देगा, या वो हमें स्पीड देगा? ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, इतना तो पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये बेसिक फॉर्मूला तो हम लोगों को पता होता है ना. अगर मान लो मैं सिंपलेस्ट ग्राफ इसका ये वाला लेती हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वाला, मैंने ये सिंपलेस्ट इसका ग्राफ लिया. ठीक है, अब मेरे को अगर इसके अंदर एरिया निकालना है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलेगा. लेंथ कितनी है इसकी? टाइम. ब्रेड्थ कितनी है इसकी? वेलोसिटी, है ना. और अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूँ तो क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ से भी तो वही आ रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम. यहाँ आप कह रहे हो वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ आप कह रहे हो वेलोसिटी इंटू टाइम एरिया है, तो एरिया क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट. तो जिस बच्चे को तो डायरेक्टली याद था, वेरी गुड. नहीं तो आप इस सिंपलेस्ट ग्राफ से भी समझ सकते हो कि इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट क्यों है. ठीक है, और भी ग्राफ्स पॉसिबल हैं, पर मेरे को यहाँ से समझाना थोड़ा इजी लगा, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट केस होता है, तो मैंने आपको इससे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, आई गेस सबको ये क्लियर होगा कि इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट क्यों है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू. रेन ड्रॉप्स क्यों स्फेरिकल होती हैं? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स. किसकी वजह से रेन ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं? डेंसिटी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? सी, रेन ड्रॉप्स जो है वो स्फेरिकल होती हैं बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन ऑफ दी लिक्विड. लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसे होती हैं. अब सरफेस टेंशन क्या बला है भाई? सरफेस टेंशन मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी लिक्विड के पास होती है, जिसके कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, जिसके कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने से क्या होगा? जो सरफेस जो एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की, वो मिनिमम हो जाएगी. इस दुनिया में हर चीज़ चाहती है कि मैं मिनिमम एनर्जी स्टेट में हूँ, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी. और हर चीज़ क्या चाहती है? वो मैक्सिमम स्टेबल होना. हर चीज़ चाहती है मैं स्टेबिलिटी में रहूँ. ठीक है, तो सरफेस टेंशन, और इसके कारण वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह भी बिहेव करता है, खींची हुई मेम्ब्रेन की तरफ. ठीक है, जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लो ये लिक्विड था, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनर पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसे खींच रहे हैं ऐसे, जिसके कारण ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन, और इस प्रॉपर्टी के कारण वो स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. तो सरफेस टेंशन क्या है? वो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, चाह के भी खत्म नहीं कर सकते. ठीक है, पर हाँ अगर इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएं या डिटर्जेंट्स जैसी चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं, तो वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती हैं. जब आप कपड़े धोते हो तो पानी में डिटर्जेंट डालते हो ना, डिटर्जेंट क्या करता है? पानी की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है. ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन बढ़ती है, कम होती है, क्या होती है? इम्प्योरिटीज ऐड करने से. इम्प्योरिटी मतलब पानी के अलावा कुछ भी चीज़ जो उसमें ऐड की है वो उसकी इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज ही करती है. ओके, नेक्स्ट. एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल a stone should be thrown so that it covers maximum horizontal distance? A 60 degree, B 45 degree, C 30 degree या D 15 डिग्रीज. कितने एंगल पे मैं एक स्टोन को फेंकूँ, ठीक है, थ्रो करूँ, ताकि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे? अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है.
ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज एनी बॉडी जिसको आप स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आपने अर्थ के स्पेस में फेंक देना है, स्पेस का मतलब सराउंडिंग्स में जब आप फेंकते हो, ठीक है, तो देन दैट इज अलाउड टू फॉल ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। फिर आपने एक बार फेंक दिया ना, बस वो नीचे आ रही है ना, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो जो बॉडी होती है वो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम एयर फ्रिक्शन तो हमेशा ही लग रहा होता है, हाँ, फिर हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अभी उसको इग्नोर करके चलेंगे। सो अभी मान लो ये स्टोन है, ये ऐसे थ्रो किया थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो अपने मोशन के दौरान, मान लो उसको यहाँ से यहाँ फेंका और यहाँ से ऐसे वो यहाँ पे आ गया, तो हॉरिजॉन्टली जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज, ठीक है। पूरे मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी रेंज होती है। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रेंज मैक्सिमम हो। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बच्चे ध्यान रखना, थीटा जो है ना, दिस इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। समटाइम्स ना व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन में ना क्या होता है, वो ये वाला एंगल दे देते हैं, पर हम जो हमारे जितने भी प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज हैं वो इस एंगल के साथ है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये गिवन है एंगल विद द वर्टिकल गिवन है तो हॉरिजॉन्टल कैसे निकालोगे? 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, ओके। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 90 पे होती है। साइन से साइन लगा लो, कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा 90 आ गया, और थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। वैसे तो आपको ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज कितने पे मैक्सिमम आती है? 45 डिग्रीज पे। कैसे आती है वो मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया। आई होप सबको क्लियर होगा ये कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is melted and recast to half its length, then the new resistance of the wire will be R by 4, R by 2, R 2R। इनमें से बताना है, ठीक है। अगर मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ओके, और इसको मेल्ट किया गया, फिर एक नई वायर बनाई गई, और उस नई वायर का लेंथ हाफ हो गया। लेंथ अगर आधा हो गया तो ऑब्वियसली वो चौड़ी हो जाएगी वायर, अगर पहले पतली थी तो अब वो मोटी हो जाएगी, क्योंकि उसी वायर का बनाया है भाई, ठीक है। तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं तो जाएगी, अगर लेंथ कम कर रहे हो तो एरिया को बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अगर लेंथ हाफ हो गई है, पहले लेंथ L थी, अब लेंथ L/2 हो गई है, तो अगर पहले एरिया A था तो अब एरिया 2A हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा, है ना। एरिया विल बी डबल ना, कहीं तो वॉल्यूम जाएगी, ओके। तो न्यू रेजिस्टेंस बताना है। ये मैंने आपको जब दिसंबर 2023 का क्वेश्चन कराया था तब भी बताया था कि ये आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। सो R इज इक्वल्स टू रो L/A होता है, नया रेजिस्टेंस R डैश। अब क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज किया तो रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी रो होती है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, वन उसके टेम्परेचर पे, दूसरा उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे। ना आपने टेम्परेचर चेंज किया ना आपने नेचर चेंज किया तो रो ही रहेगा। लेंथ की जगह आप L/2 पुट कर दोगे, एरिया को आप ट्वाइस ऑफ A सब्सटीट्यूट कर दोगे, रो L/4A, ठीक है। रो L/A तो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, तो इट विल बी R/4। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्लियर है सबको हाउ ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय weighing 50 kgs climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step is of height 15 centimeter, then how much power did the boy spend? 375 वॉट, 300 वॉट, 250 वॉट और 150 वॉट। देखो एक टॉय है जिसका मास 50 kg है, वो बच्चा इस इतने भारी टॉय को उठा के, ठीक है, 45 स्टेयर्स को चढ़ता है, ठीक है, और एक स्टेयर की हाइट 15 सेंटीमीटर है,
और ऐसी ऐसी 45 स्टेयर्स वो ऊपर जाता है, तो आपको पावर निकालनी है कितना बॉय ने स्पेंड किया 9 सेकेंड्स में। सी पावर का फॉर्मूला आई नो, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वर्क डन को हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। फोर्स को मैं यहाँ mg लिख सकती हूँ इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मास मुझे पता है 50 है, g मैं 10 ले लेती हूँ अप्रॉक्सीमेटली, कैलकुलेट ही करना है ना, आप 9.8 लेके भी कर सकते हो, मैंने 10 ले लिया। डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता, टाइम मुझे पता है 9 सेकेंड्स। मुझे ये पता है 45 स्टेयर्स चढ़ रहा है वो बेचारा बच्चा इतना भारी सामान उठा के, 15 सेंटीमीटर एक की है, ऐसी ऐसी 45 स्टेयर्स हैं, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, है ना, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, ठीक है। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आंसर जो आएगा आप सबका 375 वॉट आना चाहिए। यू जस्ट नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बहुत सिंपल है ना, 9 1 जा 9 5 जा, नाउ यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। ओके बच्चे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव लीस्ट वेवलेंथ। इनमें से वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, एक्सरे की, अल्फा रेस की, गामा रेस की, या फिर बीटा रेस की, ठीक है। इन सब में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। देखो वेवलेंथ कम, यू नो दैट न्यू v इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लेमडा। वेवलेंथ कम, v इज इक्वल्स टू v बाय न्यू इज लेमडा। अगर किसी का न्यू ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, आपको वेवलेंथ कम बतानी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी वेवलेंथ भैया मिनिमम होगी, है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, होगी होगी, ठीक है। अब आपको पता है इन सब में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसमें से इस गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जेटिक रेज होती हैं गामा रेज, जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। हम वैसे प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ते हैं इसकी, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, वही तो बताना था। तो आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सी यहाँ पे। नेक्स्ट, 1 horse पावर इज इक्वल्स टू, 1 horse पावर किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट आंसर है भाई ये तो 746 वॉट के इक्वल होता है 1 horse पावर। हम ये थ्योरी में भी बहुत बार पढ़ते हैं जब भी हम पावर की बात करते हैं, तो 1 horse पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, ये भी लड्डू क्वेश्चन है, डायरेक्ट लर्न करते हैं इसको भी हम। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। कैसे होती है, क्या होता है, आपको पता है ना, ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए कि जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है, सपोज ये मेरे पास आइस है, जब आप इसे मेल्ट करना स्टार्ट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस का भाई केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, ऐसे बड़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसकी डेंसिटी कम है। तो जब आप हीट देना स्टार्ट करते हो, आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है, तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और दूर दूर भाग जाएंगे और डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, कॉन्ट्ररी टू दिस व्हाट एक्चुअली हैपन्स, कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, एनर्जी देने के कारण, हीट देने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे बल्कि, ठीक है। हम लोगों को जनरली ऐसा लगता है ना, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास है, एनर्जी दोगे तो उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो दूर भाग जाएंगे और डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दे आर ऑलरेडी फार ऑफ। आप जब एनर्जी देते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस पे तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस नाउ ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक डाउन, सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। नाउ अब जो आप एनर्जी दोगे वो इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी और ये दूर दूर भाग जाएंगे।
अब इनकी डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड. ओके, नेक्स्ट, if two plane mirrors are facing each other inclined at an angle of 30 degree with each other, then the number of images formed by an object lying between them, अगर दो मिरर्स हैं उनको ऐसे रखा हुआ है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो उनके बीच में आपस में कितनी इमेजेस बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय थीटा. तो 360 डिग्री बाय 30 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो आंसर विल बी 12. ठीक है, नेक्स्ट, a wavelength of 0.3 meter is produced in air and it travels at a speed of 300 meter per second. Which type of wave it would be? ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा याद होना चाहिए. ठीक है, मतलब इसकी वेवलेंथ इतनी होती है, इसकी इतनी होती है. अगर आपको वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी बहुत आराम से निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं. तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. अगर आपको c तो पता ही है, इंटू 10⁸ होता है ना. अगर आपको लैम्डा का ऑर्डर बताओ, मान लो -6-7 है, तो यहाँ से न्यू का ऑर्डर तो निकल ही जाएगा, 10⁻15 आ जाएगा. और अगर न्यू पता है तो लैम्डा निकाल सकते हो. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से न्यू या लैम्डा की, मतलब ये जो 7 तरह की वेव्स होती हैं उनका याद रखा करो. ठीक है, बट बाकी ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, आप सबने पढ़ा है ना. देखो, ऑडिबल रेंज, आई थिंक आपको आंसर भी अब पता लग ही जाएगा जो मैंने ये वर्ड लिया है. ऑडिबल रेंज जो होती है हमारी, वो कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना. और जो 20 हर्ट्ज से नीचे आती है उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं. जो 20,000 ऊपर से ऊपर आती हैं उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, है ना. तो यहाँ से देखो, एक वेवलेंथ है इतनी, ठीक है, स्पीड है इतनी, आपको वेव बतानी है. अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं, स्पीड इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. लैम्डा 0.3 है, इसको नीचे ले आओ. 300 बाय 0.3 इज इक्वल्स टू न्यू, तो ये आ गया 1000 हर्ट्ज आ रहा है ना. अब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में 1000 भी आता होगा कहीं पे. 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में 1000 वर्ड भी आता होगा ना, कहीं पे 1000 नंबर भी आता होगा. तो कौन सी रेंज हो गई ये? ऑडिबल रेंज हो गई, है ना. नेक्स्ट, Which layer of Earth atmosphere reflects back radio waves to Earth surface? कौन सी लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की जो रेडियो वेव्स को अर्थ के सरफेस से वापस भेजती है? इज इट आइनोस्फीयर, इज इट स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर? देखो भाई, पहली बात तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक क्यों करवाया जाता है? अगर ये अर्थ है, यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है, यहाँ पे हमारा रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है? रेडियो वेव्स को भेजता है एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे कोई लेयर है जो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, रिसीवर उसे रिसीव करता है ना. तो वो कौन सा स्फीयर है? इट इज़ दी आइनोस्फीयर, जो उनको क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको? इको मतलब आवाज का गूंजना. अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज गूंजे, ठीक है, एक अकेले रूम में खड़े होकर चिल्लाओ छोटे से, और एक थोड़े से बड़े रूम में खड़े होकर चिल्लाओ. बड़े रूम में इको होगी, छोटे रूम में नहीं होगी, है ना. छोटे रूम में कितने छोटे तक नहीं होगी, कितने डिस्टेंस तक नहीं होगी, वो पूछ रहा है. 14.2, 15.2, 16.2 या 17.2 सेंटीमीटर. सो योर आंसर इज 17.2 सेंटीमीटर. अगर आपके ऑब्स्टेकल और आपके बीच में डिस्टेंस अगर इतना है, मिनिमम इतना है, इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, मिनिमम इतना डिस्टेंस है, तो आपकी वॉइस इको होगी ही होगी. इको मतलब गूंजेगी ही गूंजेगी. ठीक है, सो इको होने के लिए एक तो कंडीशन ये होती थी ना, डिस्टेंस शुड बी 17.2 सेंटीमीटर, है ना. ऑब्स्टेकल शुड बी हार्ड, शुड नॉट बी सॉफ्ट. एक पर्दे के आगे, कर्टन के आगे खड़े होकर चिल्लाने लग जाओगे तो क्या आवाज़ रिपीट होगी? क्या नहीं होगी. ऑब्स्टेकल शुड बी हार्ड, है ना. ओके, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स. एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? क्या वो कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एट लो करंट इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई करंट?
हाई वोल्टेज एट लो करंट इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, हाई वोल्टेज एट हाई करंट इंटू लो वोल्टेज एंड लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। मैं ही कंफ्यूज हो गई क्या लिखा हुआ है ना। इनको छोड़ो, आप खुद सोचो। एक ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, पहली बार ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को अप या डाउन करने में हेल्प करता है। नाम है स्टेप अप। स्टेप अप मतलब वोल्टेज अप होगी, है ना। तो अब जहां पे वोल्टेज अप हो रही है इनटू हाई वोल्टेज, एक तो इसमें आ रहा है इनटू हाई वोल्टेज, एक इनटू हाई वोल्टेज ये आ रहा है, तो ये दो ऑप्शंस तो काट ही दे। बी और सी ऑप्शन को तो बिल्कुल क्रॉस कर दें हम लोग, क्योंकि स्टेप अप है भाई, वोल्टेज बढ़ानी है, तो बी और सी तो ये काम लो में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। एंड यू नो इन अ ट्रांसफॉर्मर पावर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, पी इज इक्वल्स टू वी आई ना, पावर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, पावर नहीं पावर, है ना। पावर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, सो व्हेन इफ वोल्टेज इज गोइंग टू इंक्रीज तो करंट को कम होना ही पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आए। एंड इफ वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट को बढ़ना पड़ेगा ताकि दोनों की का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट आए। अब यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट को क्या होना पड़ेगा? कम। तो अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट को कम होना पड़ेगा, और अगर पहले वोल्टेज लो थी, हाई होगी। अब पहले करंट हाई था, करंट बाद में क्या हो जाएगा? लो। तो आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है। अगर यहीं पे स्टेप डाउन पूछा होता, स्टेप डाउन पूछा होता तो ऑप्शन कौन सा करते? ठीक है, आप लोग मेंशन करना कमेंट बॉक्स पे, अगर स्टेप डाउन पूछा होता तो क्या करते आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट न्यूटन सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, न्यूटन सेकेंड किसके इक्विवेलेंट है? देखो भाई, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, है ना, एम इंटू ए। सेकेंड टाइम की यूनिट है ना, टाइम ही लिखे रहने देते हैं। मास की यूनिट तो केजी होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ये क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल is thrown up, the value of acceleration due to gravity will be 0, will be positive, will be negative और will be negligible। आपको बताना है जब एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, एक बॉल ली ऊपर फेंक दी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या ना के बराबर होगी। ठीक है, देखो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है देखो हमेशा डाउनवर्ड, जब आप चीज उसी की डायरेक्शन में करो तो वो चीज बढ़िया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा या कोई बंदा मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, मेरे लिए बढ़िया है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है, और कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा तो वो मेरे लिए नेगेटिव है। सिंपल है ना। तो अब अगर आप ग्रेविटी से अगेंस्ट काम करोगे, अगर आप ग्रेविटी से अगेंस्ट काम करोगे तो भैया वो ग्रेविटी के लिए नेगेटिव ही होगा ना। अगर आप नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, आपने भी नीचे फेंका है, तो वो पॉजिटिव है उसके लिए। ठीक है, सो आंसर विल बी सी, दैट इज नेगेटिव। नाउ वी कम ऑन टू एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता क्या है? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, इज इट ओम मीटर, साइमन्स पर मीटर, ओम पर मीटर और साइमन्स? आपको बताना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। सी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या बनेगी? पर ओम पर मीटर। पर ओम को हम साइमन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज साइमन पर मीटर, बी। ठीक है, इट इज साइमन पर मीटर, बी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? इज इट वेबर, इज इट टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, इज इट टेस्ला और इज इट वेबर मीटर? ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, मतलब टेस्ला बड़ी यूनिट है और गॉस छोटी यूनिट है। और अगर आपसे कोई यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 1 गॉस या फिर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आंसर सी आएगा, आंसर क्या आएगा, सी। जो वेबर है ना, वेबर दैट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, फाई की यूनिट है वेबर, ओके। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, न्यूक्लियर फिजन, आयनाइजेशन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन की एनर्जी है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, सी, सन की मैक्सिमम एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे दो छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल स्मॉल अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली सन जैसे 10⁻⁷ केल्विन, सन के कोर के टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और ये जो बिग न्यूक्लियस है, ये जो बिग न्यूक्लियस है ये भाई स्टेबल है, ये जो बिग न्यूक्लियस है ये क्या है, स्टेबल है, और लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो जो सन है दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। वहाँ पे सन पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है, दो छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या हीलियम न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। देखो कहीं भी अगर कोई चीज़ स्प्लिट डाउन हो रही है ना अपने आप से, या अपने आप से जुड़ रही है या अपने आप से स्प्लिट डाउन हो रही है, तो जरूर उसकी एनर्जी में कोई उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में चाहती है कि उसके पास कम से कम एनर्जी हो, वो स्टेबल आराम से रहे। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं हम आराम से गर्मियों में पड़े रहें घर पे, चाहते हैं ना, हम भी यही चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी यही चाहता है, तो एक ही। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को आधा कर दिया जाए, देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड, इज हाफ्ड, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √2, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ √2। आपने बताना है अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को मैं हाफ कर दूं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सी, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय 2π√L/g। तो टाइम पीरियड, ये 2π तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस पे डिपेंड करती है। अब प्लेस तो उसने चेंज करी नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं करी, तो चेंज क्या चीज हुई है, सिर्फ लेंथ, लेंथ हाफ हुई है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है। अगर लेंथ आधी हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रूट है, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो लेंथ आधा तो टाइम पीरियड आधा, लेकिन उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो L/√2 हो जाएगा ना, है ना। तो इट विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √2, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, इसमें से किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। अब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा के हटी हूं, ठीक है। जो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन था वो कुछ इसी से रिलेटेड है, अगर आप लोगों को वो समझ आए तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट। इनमें से देखो E इज इक्वल टू H न्यू होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा। सो यू नीड टू थिंक इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी किसकी है, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट। सी, वी नो दैट ब्लू लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ब्लू लाइट की कम होती है, अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अभी बताया था लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ब्लू लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, रेड लाइट के पास होगी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनोमोमीटर, ठीक है। क्या चीज़ मेजर की जा सकती है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो, विंड स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट यू कैन मेजर। सो सी,
Speed of light, speed of water flow and depth of water flow is measured using Venturi जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. Intensity of light is measured using photometer. So the only thing we are left with is wind speed, है ना. So आंसर क्या आ जाएगा? C, wind speed. When a ray of light enters from one medium to another, its wavelength remains same, frequency remains same, frequency increases none. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चीज़ होगी? क्या उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या इसमें से कुछ भी नहीं कह सकते आप, इनमें से कुछ भी नहीं होगा. देखो, जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या कहीं भी जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट नेवर चेंजेस. वो कभी भी चेंज नहीं करता. ठीक है, हर चीज चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ, उसका वेव वेक्टर, हर चीज. ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ, एक एयर बबल है वाटर में, वो किस तरह से बिहेव करेगा? विल इट बिहेव एज कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? सी, जो एयर बबल होता है वाटर में, तो ये डेंसर मीडियम है. ठीक है, और सॉरी, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. ये एयर का बना हुआ है और ये यहाँ पे पानी है. तो जब यहाँ पे आप नॉर्मल बनाते हो ना, तो ये ऐसे नॉर्मल की तरफ, यू नो ना, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना. वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे डाइवर्ज कर रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, तो आपको ऐसा लगेगा ये जैसे नॉर्मल है, कि ये जो लाइट जो है ना, ये डाइवर्ज कर रही है. ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? कनकेव और कॉन्वेक्स? ऑब्वियसली कनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस, तो आंसर आएगा आपका ए. नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 गुड, नाइस क्वेश्चन आई वुड से. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड. हवा में साउंड की वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड. इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल, अगर प्रेशर को डबल कर दिया जाए, व्हाट विल बी वेलोसिटी अराउंड? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? विल इट बी 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड? यू नीड टू टेल. ठीक है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला भाई होता है, इट इज p बाय रो. अगर मैं इस फॉर्मूला से देखूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी, डबल कर दूंगी, तो वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना. नई वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स, अंडर रूट है ना, अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है आपकी स्पीड के ऊपर. क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी, है ना. तो प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और इस तरह से बढ़ जाती है कि इनकी रेशो हमेशा सेम रहती है. अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, डेंसिटी भी बढ़ जाती है. तो ये इस तरह से बढ़ते हैं कि इनकी रेशो सेम रहती है, एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर पहले 332 थी तो इट इज गोइंग टू बी 332 इवन आफ्टर. ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी वो वही रहेगी. सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट. ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाएगी तो इट इज गोइंग टू बी 332 मीटर पर सेकेंड ओनली. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, नेक्स्ट, फार साइटेडनेस इज करेक्टेड यूजिंग. फार साइटेडनेस मतलब आप दूर का देख पा रहे हो. ठीक है, दूर का देख पा रहे हो मतलब पास का नहीं देख पा रहे. पास का नहीं देख पा रहे तो मतलब कौन सा डिफेक्ट है आपको? हाइपरमेट्रोपिया है ना. हाइपरमेट्रोपिया मतलब जब इसमें आप पास का नहीं देख पाते, तो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. अगर यहीं पे होता नियर साइटेडनेस इज करेक्टेड यूजिंग, नियर साइटेडनेस मतलब नियर पास का देख पा रहे हो, नियर साइट, नियर पास का साइट कर पा रहे हो,
ठीक है, मतलब दूर का नहीं देख पा रहे, दूर का नहीं देख पा रहे तो वो कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, एंड मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻8, ये मीटर्स में है, ठीक है, 10⁻⁹, 10⁻7 या 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹। ये आप स्मॉल स्केल्स याद रखेंगे, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12 मीटर। 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻3 मीटर। बस आप ये याद रख लेना, ठीक है, इसको याद रख लेना, इससे नीचे हो जाने की जरूरत नहीं है आपको। स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन रियल डेप्थ, द रीजन इज, जो स्विमिंग पूल है ना, जो उसकी डेप्थ होती है, जितनी उसकी डेप्थ है उसकी डेप्थ उतनी नहीं दिखती, डेप्थ कम दिखती है, मतलब आपको रियल डेप्थ नहीं दिखती, आपको अपेरेंट डेप्थ दिखती है, झूठी डेप्थ दिखती है। रीजन इज रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस, किसकी वजह से ये काम होता है, ये काम आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब एयर से वाटर में एंटर करती है, वो रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो वो बेंड कर जाती है, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे है कुछ मीडियम आपका, तो ये ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, तो जब हम फाइनल रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस करते हैं कुछ, हमें ऐसे दिखता है, यहाँ से ये दिखेगी हमें हाइट, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज ऑन रेनी डेज, बिकॉज रेनी डे पे साउंड जो है वो लॉन्गर डिस्टेंसेस तक आपको सुनाई देती है, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स स्लोली इन मॉइस्ट एयर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर डू नॉट एब्जॉर्ब साउंड, मॉइस्ट एयर एब्जॉर्ब साउंड। कह रहा है कि साउंड जो है मॉइस्ट, मतलब रेनी डेज पे आपको बहुत जल्दी सुनाई ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको दूर तक क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि रेनी डेज पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब क्या है कि वाटर वेपर कंटेंट इज़ वेरी हाई, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर पेपर का कंटेंट हाई होने का मतलब, वाटर वेपर आर लाइट इन वेट, हवा से हल्के होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर वाटर वेपर की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, एयर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एयर मतलब रेनी डे में मॉइस्ट हो गई एयर, एयर मॉइस्ट होगी मतलब वाटर वेपर ज़्यादा हो गई, हवा का कंटेंट कम हो गया, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ गया। वाटर वेपर की डेंसिटी एयर से कम होती है, और डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो दूर तक जाएगी ना, ठीक है, तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर। वाई ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, वो मैंने बता दिया, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, वाटर वेपर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर। तो ये हमारा जून 2023 का HP टेट का फिजिक्स पोर्शन था। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, ठीक है, आपको सबको समझ आया, कुछ भी डाउट हो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।